में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। हमारे साथ संजय निषाद साहब हैं। संजय निषाद साहब निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और उत्तर प्रदेश के एक बड़ा चेहरा भी हैं। आइए उनसे कुछ अहम मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, आपका पहले तो ऑब्जर्वर डाउन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको चैनल को बहुत बधाई देता हूं। कम से कम इस निचले पावदान पर रहने वाले लोगों की आवाज़ को जनता तक और शासन तक और दुनिया के पटल पर रखने के लिए जिनके सताए लोग जो हैं उन्हें सत्ता के नज़दीक पहुंचाकर उन्हें जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने के लिए जो आपका चैनल काम कर रहा है और ऑब्जर्वर डाउन को मैं बधाई देता हूँ। जी, पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि एक लंबे समय से ये चर्चाओं का बाज़ार गर्म है कि आप लगातार बीजेपी से नाराज़ हैं, भागीदारी चाहते हैं सत्ता में जो नहीं मिल रही है, हालांकि आश्वासन कई मिले। तो क्या वाकई कोई नाराज़गी है या सिर्फ वो नाराज़गी तभी तक है जब तक कि कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल जाती? देखिए, तो नाराज जो शब्द है वो नाम नवता नहीं, राज मतलब राजपाट। तो उसको नेता नाराज हो जाए तो उससे राजपाट दूर हो जाता, नहीं मिलता। जो सत्ता का जो रास्ता है या तो वो विधायकों के नंबर पर डिपेंड करता है या वोटर्स की मर्जी पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में कैसे निर्धारण होगा उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो? देखिए, कुछ संख्या में, कम संख्या में लोग पॉलिटिकली ट्रेंड लोग, बहुसंख्यक लोगों पर पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग, कम संख्या में पॉलिटिकली ट्रेंड लोग पावर हैं, पैसा है, और बहुसंख्य लोग पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग जो है वो पैसे के मोहताज है। आज के दिन 90% लोग राजनीति के शिकार हैं और 10% लोग राजनीति के हिस्सेदार हैं। जी, बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वोट परसेंटेज का हाल कोई छुपा हुआ नहीं है, आंकड़ों की बाजीगरी उसे आप बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं आंकड़ों के बलबूते पर जो है वो सत्ता परिवर्तन हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति कर रही है वो तो दिखाई दे रही है, इसके अलावा और क्या प्लान है पश्चिम बंगाल को लेकर के? कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये बताइए कि अभी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने बोला कि इतने एमपी जो है तोड़ के उनके पास आ रहे हैं। ठीक है, हम तो जो लोग खुद तोड़ करा रहे हैं और अपनी राजनीति करना चाहते हैं उनको हम रोक नहीं सकते। सुदेश जी, मैं कह रहा हूँ कि तोड़ करके ही, दागियों को तोड़ करके पश्चिम बंगाल जीतेंगे। पूर्णा नहीं होता है। जो भी ममता दीदी की अराजकता से परेशान है, एक नई राजनीति करना चाहता है पश्चिम बंगाल के लिए, विकास के लिए, वो लोग वेलकम है। हमारे एजेंडा के तहत आएंगे, पार्टी डिसिप्लिन में रखकर काम करेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और मैं आपको बताऊं एक छोटा सा बात, चाहे दागी भी है, नहीं दागी है तो देखा जाएगा ना, उनको दागी को सजा होगी। दागी तो नहीं है, एलिगेशन लगाया है, हमने ही लगाया था, इन्होंने नहीं माना था, अब हमारे पास आ गए तो ये मानने लग गए। अब देखिए मुख्य बात क्या है राजनीति में, देखिए मतलब आप लगाएंगे, अरे दत्ता आप सुन लीजिए ना, अरे एक तो सुने दादा, एक तो सुने। देखिए होता क्या है ना, होता क्या है रविंद्र जी, जब एक पार्टी का नेता जो मुख्यमंत्री है वो बोलता है कि भाजपा को रोकने के लिए सब लोग हमारे साथ आ जाओ, वहां कांग्रेस बोल रही है उनको, ममता दीदी को, कि भाजपा को रोकने के लिए हमारे साथ आ जाओ। यानी कि भाजपा अकेले से नहीं रुकेगी इनसे, ये तो मान ही चुके हैं। तो भाजपा बहुत बड़ी शक्ति है, ये तो इनके आर्गुमेंट से पता लग रहा है। भाजपा देखिए मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में ट्रांसलेट नहीं होता, लेकिन जब केमिस्ट्री हो जाएगा पश्चिम बंगाल की जनता के साथ तो मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करेगा। और हमने केमिस्ट्री स्टैब्लिश किया है। गौतम दा ने सही बोला, हमारे नेता जाएंगे, जाते रहेंगे, सभी लोग जाएंगे, हम लोग सब सुदेश जी, शुभेंदु अधिकारी जाएंगे, वहां की जनता से अपने आप को जोड़ेंगे। सुदेश जी, मेरा एक सवाल है बदलाव के लिए, और हम बहुत कॉन्फिडेंट है ममता दीदी का ये लास्ट है, उखाड़ फेंकेंगे इनकी सत्ता को। सुदेश जी, मेरा एक सवाल है सुदेश जी। अच्छा, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी जाके गलत स्टैचू पे माला पहना। रिजू दत्ता साहब, मैं कह रहा हूँ कंपटीशन नहीं चल रहा है कि किसको रविंद्र संगीत आता है और किसे भरतनाट्यम आता है। मैं आपको माफी के साथ आपसे गुजारिश करूंगा। गौतम साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की भी बातें आपने सुनी और टीएमसी के नेता भी जो रिजू दत्ता है वो बता रहे थे कि उनका वोट परसेंटेज और किस तरीके से वो आगे काम करेंगे, लेकिन सवाल वही है, एक जगह दाग लगे तो एक जगह दाग ढूंढ रहे हैं। और बंगाल की राजनीति के लिए तो कहा भी जाता है कि या तो जब तक खून नहीं बहेगा जब तक कोई पार्टी नहीं जीतेगी, या जब तक कोई आंदोलन नहीं होगा जब तक वहां कोई पार्टी जीत करके आती नहीं।
सवाल ये है कि जो मौजूदा समय में जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है और जो दागी जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें लेकर के क्या बीजेपी वहां मजबूत पार्टी के रूप में उभर के सामने आएगी या टीएमसी उधर एक साफ दोबारा से वापसी करेगी? नहीं, देखिए ये तो सवाल तो है, ये सवाल है कि जो तृणमूल कांग्रेस में जो थे, जो दागी थे, क्योंकि शारदा नड्डा का एक तो 7 साल हो चुका है और 5 साल हो रहा है, दोनों का कोई नतीजा पे तो अभी तक पहुंचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे ही हो चल रहा है उसका इंक्वायरी, चार्जशीट अभी तक फाइनल चार्जशीट नहीं हुआ है, इसलिए इतना लंबे टाइम लग रहा है कि लोगों ने इसमें एक्चुअली क्या है, लोगों ने सोच लिया कि इससे कुछ होगा नहीं, इसलिए ज्यादा अगर शुभेंदु कहीं पे खड़ा होता है, इसकी वो नारदा में एक्यूज था, इसके कारण उसका वोट नहीं मिलेगा, मुझे ऐसे नहीं लगता है, ऐसे हुआ भी नहीं है। वहां पे राजनीतिक मुद्दे पे ही वोट ज्यादा होता है, जैसे आपको कहा है सबसे पहले सत्ता का पक्ष, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, ये तो मैं पहली बार वो जनता मान लिया, जो शारदा में जो रुपया लगाया था उसका अभी सबको वापस नहीं मिला है, तो क्या वो लोग मर गए? लोग ही तो वोट दे रहे हैं, तृणमूल को 211 सीट मिला कैसे? उन लोगों का वोट से ही तो मिला होगा। तो इसलिए जो मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा दर पे बहुत मुद्दा हमारा टीवी स्टूडियो ड्राइंग रूम में हो सकता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन उसको गिरना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हां, तो देखा आपने, सत्ता पक्ष का कहना है कि मामले पर विपक्ष राजनीति कर रहा है और वो देशभक्ति के सबूत उन देश के सपूतों से मांग रहा है जिन्होंने न सिर्फ देश के गद्दारों का खात्मा किया बल्कि देश को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा भी प्रदान की है। बहरहाल मामला अब सियासी जंग से ज्यादा जुबानी जंग में ज्यादा तब्दील हो रहा है। एक तरफ देश शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर रहा है और दूसरी ओर देश के भीतर सियासी गलियारों में मामले पर राजनीति हो रही है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि देश के सियासतदां हर हाल में और हर एक मामले पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं और विपक्ष मामले पर ज्यादा ही जोर देकर मामले को सुलगाकर राजनीति कर रहा है और सत्ता पक्ष मामले पर विपक्ष को करारा जवाब दे रहा है। विपक्ष लगातार इस बात के सबूत मांग रहा है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर में जो वायुसेना के द्वारा जो एयर स्ट्राइक की गई उसके सबूत क्या हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष इन सबूतों को मांग करके देश का अपमान कर रहा है। नोएडा से रविंद्र कुमार, हिंदी खबर। 8 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी में रैली करेंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने गाजियाबाद और कानपुर का दौरा किया और रैलियों से पहले रैली की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी दौरा। सीएम योगी ने परखी पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां। कार्यक्रम स्थल पर जाकर सीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। 8 मार्च को कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बूथ स्तर पर तैयारियों के साथ साथ पार्टी आला कमान ने भी अपनी तैयारियां टॉप गियर पर शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां विपक्षी दल महागठबंधन कर चुनाव में जीत का दम भर रहे हैं, तो वहीं मोदी और योगी की जोड़ी वाली बीजेपी लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच जा रही हैं और जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। पीएम मोदी कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी में विशाल रैलियों को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आम चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए सीएम ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी फहरिस्त में 8 मार्च को वो कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी में रैलियां करेंगे। वो यहाँ जो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने के साथ साथ विपक्ष पर भी वो जमकर हमला बोलेंगे।
2019 के लोकसभा चुनावों का आगाज होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। उससे पहले बीजेपी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, एक नया उत्साह भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वहीं विपक्ष पर भी वो जमकर हमला बोल रहे हैं और पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक जो पीओके में की गई उसको भी वो लोगों को याद दिलाकर विपक्ष की जमकर लताड़ भी लगा रहे हैं। नोएडा से रविंद्र कुमार, हिंदी खबर। और 58 साल के बाद एक बार फिर कांग्रेस को महात्मा गांधी और सरदार पटेल की याद आई है। गुजरात में कांग्रेस को याद आए सरदार को श्रद्धा के पुष्प किए समर्पित। सोनिया, मनमोहन, राहुल और प्रियंका को याद आए सरदार। अहमदाबाद में कांग्रेस की CWC की 2 दिन की बैठक चल रही है। बैठक में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो मौजूद हैं ही, साथ ही देश के और दूसरे बड़े कांग्रेसी नेता भी शिरकत करने पहुंचे। बैठक में 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति कांग्रेस बनाएगी, ये बात तो तय है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1961 के बाद यानी 58 साल के बाद अहमदाबाद में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हो रही है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार कांग्रेस को गांधी के साथ साथ सरदार पटेल की भी याद आई है। इस सरकार को बदल के कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का समय आ गया है। उस बात को लेकर आज हम विचार विमर्श करेंगे किस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े और देश के सामने एक सकारात्मक विकल्प हम दे सके, राहुल जी के नेतृत्व को लेकर एक सकारात्मक विकल्प दे सके। धरती पर वर्किंग कमेटी होना महत्व रखता है, क्योंकि जिस प्रकार देश के हालात बन गए हैं मोदी जी के राज के अंदर, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भय का, आतंक का माहौल बनेगा, अविश्वास का माहौल बनेगा। और ये धरती वो है जहाँ अहिंसा का मैसेज हुआ है पूरे दुनिया को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वर्किंग कमेटी का जो संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर कि राहुल गांधी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि हमारा किसी से अदावत नहीं है, कोई पार्टी से ना किसी से कोई हमारी दुश्मनी है। संघर्ष है प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम का, देश के लिए कौन क्या करना चाहता है, उसके आधार पर राजनीति होनी चाहिए। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में 2019 में जिस तरीके से उन्होंने शांतिपूर्वक अंग्रेज़ों को देश से भगाया था, हम ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है उनको 2019 में भगाने में कामयाब होंगे। जी हां, 1961 के बाद 58 साल के बाद ये बैठक हो रही है। इससे पहले गुजरात में कार्य समिति की बैठक 1961 में भावनगर में हुई थी। बैठक से पहले साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा भी रखी गई थी। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी। वहीं अब हुई बैठक में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में प्रण लिया गया है कि भाजपा संघ की क्रोध, नफरत फैलाने वाली और बंटवारे करने वाली विचारधारा को हराएंगे। इस प्रयास में कोई भी बलिदान महान नहीं है, ना कोई प्रयास छोटा है। हम इस लड़ाई को जीतेंगे। अहमदाबाद में CWC की मीटिंग को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार 2019 के लोकसभा चुनावों में वो बीजेपी और संघ की जातिगत विचारधारा जो वो समाज को बांटने का काम करते हैं, उस विचारधारा को खत्म करके एक नया इतिहास इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस रचने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सीधे सीधे कांग्रेस को ये संदेश दिया है कि इस बार के 2019 के लोकसभा चुनाव
किसी भी हाल में बीजेपी हारने के मूड में नहीं है। गुजरात में एक तरफ जहां कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के सभी सवालों का ट्विटर के माध्यम से जवाब दिया। आगामी दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की ये आपसी जो मनमुटाव है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जो राजनीति है, वो इन चुनावों में क्या रंग लेकर के आती हैं। नोएडा से रविंद्र कुमार, हिंदी खबर। कहते हैं देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है और यूपी में भारतीय जनता पार्टी का विजयी रथ रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच समझौता हुआ है, यानी गठबंधन हुआ है। अब आरएलडी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेगी और आरएलडी उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी आधिकारिक रूप से शामिल हो गई है। लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भेंट की। अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी ने मीडिया को संबोधित किया। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ सपा बसपा के गठबंधन का ऐलान किया। लखनऊ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कहा कि कांग्रेस पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ है और गठबंधन में अब आरएलडी भी उनके साथ आ चुकी है। वहीं एक बार उन्होंने फिर मीडिया को याद दिलाया कि कांग्रेस लगातार उनके साथ उत्तर प्रदेश में उनके गठबंधन में शामिल है और आने वाले दिनों में अब 3 जो बड़ी पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ेंगी, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी शामिल होगी। बीजेपी का विजयी रथ रोकने के लिए क्या गठबंधन ही एकमात्र रास्ता है? यूपी में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, उससे पहले कांग्रेस से गठबंधन किया और अब पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में जो दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका यही है कि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी का उत्तर प्रदेश में विजयी रथ रोक दिया जाए। नोएडा से रविंद्र कुमार, हिंदी खबर। आपकी ये भी बड़े नाराज हैं, वो भिवाड़ी वाला कह रहा था कि पैसे ले लिए और बुकिंग नहीं थी। अच्छा, कुछ प्लॉट का भी अभी तक आया नहीं। अच्छा, लाइसेंस नहीं मिला। अच्छा, प्लॉट का भी लाइसेंस नहीं मिला। तो प्लॉट ही उनकी बुकिंग है, तब जिसको नहीं मिलेगा वो नाराज होना ही है। सही बात है, लाइसेंस नहीं मिला। ये तो खत्म में वहाँ पे 5-6 प्रोजेक्ट ले लिए बस भिवाड़ी में। अब एक मिला और फ्लैट का मिला हमें। लाइसेंस ही नहीं मिला आपको? लाइसेंस मतलब उनका हर चीज़ होता है 90-20 से लेकर जो भी होता है सारा, सब एक साथ नहीं दिया ना। हमें एक प्रोजेक्ट दिया, वो 5 चाह रहे थे, 5 एक साथ धीरे धीरे बैंक दे दिए। तो देखा आपने, ये एमटेक के ऑफिस के ये कर्मचारी का बयान है जो बता रहा है कि एमटेक को भिवाड़ी प्रोजेक्ट के लिए पूरी जमीन मिली ही नहीं थी। बावजूद इसके डेवलपर्स ने लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया और उनके पैसे भी ऐंठ लिए। नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र और बुलेटिन में सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, खबरें अभी तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र और आज प्राइम टाइम में हम चर्चा करने जा रहे हैं उन प्राइवेट स्कूलों की जो सरकार से जमीन, पानी और बिजली पर तो रियायत चाहते ही हैं, साथ ही समाज सेवी होने का रुतबा अलग से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जब बात गरीब बच्चों को पढ़ाने की आती है तो सड़क पर उतरकर जमकर हो हल्ला करते हैं। आप याचिकाकर्ता हैं, इस नियम के तहत आपने याचिका डाली हुई है। 2 लाख तक की जिसकी आय है उसे मुफ्त शिक्षा देने की बात होती रही है, हरियाणा में भी होती रही है। बावजूद इसके ऐसी क्या वजह है कि जो निजी स्कूलों के जो मालिक हैं या जो संचालक हैं वो सड़क पर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो नियम है ये खत्म होना चाहिए, इसकी जगह उन्हें कुछ रियायत मिलनी चाहिए। पुलवामा में आत्मघाती हमले के बाद 40 देश के जवान शहीद हो गए। उसके बाद पूरे देश में आतंकवादियों और पाकिस्तान में छुपे उनके आकाओं के खिलाफ आक्रोश साफ तौर पे देखा जा सकता है और अब देश यही मांग कर रहा है
कि कब देश से आतंकवाद खत्म होगा। रविंद्र कुमार, नोएडा, हिंदी।